ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा कंसेप्ट बन चुका है जो कि हर एक प्रोग्रामर से उसके इंटरव्यू में पूछा जाता है, और अगर आप इस टॉपिक को लेकर आपके इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो तो आप सिलेक्टेड नहीं माने जाओगे। क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और क्या उसके कंसेप्ट्स हैं, ये सारी चीज़ों पर हम आज बात करने वाले हैं। और मैं हर एक कंसेप्ट आपको क्लियरली डिफाइन करके बताऊंगा, क्लियरली आपको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा कि आपको क्या उसकी डेफिनेशन बोलनी है, क्या उसके इम्प्लीमेंटेशन में आपको कैसे उसे इम्प्लीमेंट करके बताना है, जिससे कि आपका इंटरव्यूअर आपसे बहुत ही अच्छे से इंप्रेस हो सके। तो चलिए आज हम डिस्कशन कर लेते हैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में और उसके कंसेप्ट्स के बारे में और कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो जैसा कि उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नाम ही बता रहा है कि जिस प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट्स बना सकें, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंट कर सके, वो प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। और इसकी अगर सही डेफिनेशन पढ़ी जाए तो वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग वेयर यू कैन प्रोग्राम द रियल वर्ल्ड एंटिटीज और ऑब्जेक्ट्स। यानी कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ जिस प्रोग्रामिंग में आप बना सको और रियल वर्ल्ड चीज़ें जो एग्जिस्ट कर रही हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, उन चीज़ों को अगर आप प्रोग्रामिंग में उतार कर उन्हें बना सको तो वो प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कार है, वो कार जो है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, जैसे कि मॉडल नंबर, ब्रांड, उसका कलर, ये सारी चीज़ें उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उस कार का ऑब्जेक्ट आप बना सको, उस कार की प्रॉपर्टीज़ आप चेंज कर सको, मॉडिफाई कर सको, तो उस तरह की प्रोग्रामिंग अगर आप कर सको तो उसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो ये तो हो गया यार कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसे बनाया क्यों गया। जैसे कि हमें पता है कि सी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी जो है वो C++ के पहले बनी थी और वो C++ से पहले आई थी। तो ये एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम क्लास जैसी चीज़ें और ऑब्जेक्ट्स जैसी चीज़ें नहीं बना सकते थे। हमें अगर कोई कोड लिखना है तो बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ता था। तो सी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और सी के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती थी, इसीलिए C++ बनाई गई। और C++ के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो हो सकती थी, लेकिन उसमें सिक्योरिटी और बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, तो उसका भी एक नया वर्जन निकाला गया। और उसका एक नया वर्जन तो नहीं कह सकते, लेकिन जावा एक इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बनाई गई थी C++ के बाद। जो भी C++ के अंदर लूप होल्स है वो सारे के सारे जावा के अंदर दूर कर दिए गए और जावा को एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना गया और उसको बनाया गया उस तरीके से कि एक पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये प्योर है। तो ऐसा क्यों? तो C++ में क्या होता है, आई होप कि आपने C++ थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। C++ में क्या होता है कि अगर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और वो प्रोग्राम अगर हमें रन करवाना है तो हम डायरेक्टली ये int main लिख के रिटर्न 0 लिख के इसे रन करवा सकते हो। और ये इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्टली मेन फंक्शन लिख रहे हैं और मेन फंक्शन अगर हमने लिख दिया है तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। लेकिन जावा के अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं है। जावा के अंदर हमें एक प्रॉपर क्लास बनानी पड़ती है, कुक नाम की बना लो चलो, और इसमें हमें एक मेन फंक्शन लिखना पड़ता है, फिर ही ये जो प्रोग्राम है ये रन होगा, नहीं तो ये रन नहीं होगा। तो ये एक्चुअल में इसीलिए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें हमें हर एक चीज़ के लिए क्लास बनानी पड़ती है। अगर एक सिंगल प्रोग्राम भी हमें रन करवाना है सिंगल फंक्शन के साथ, तो भी हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी और उसके अंदर उस फंक्शन को लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्टली हम एक फंक्शन लिख के उस प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ कि कुक है। अब अगर कोई कुक नहीं रहेगा तो उसके बिना खाना तो बन नहीं सकता, लेकिन ये जावा के अंदर ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल, लेकिन C++ के अंदर बिना किसी कुक के भी खाना बन रहा है। तो वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एग्जांपल हो भी नहीं सकता और इसीलिए उसे पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जा सकता है। यानी कि उसमें अगर आप कुक होगा तो भी खाना बन जाएगा और कुक नहीं होगा तो भी खाना बन सकता है। लेकिन जावा के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जावा के अंदर अगर कुक हुआ तो ही खाना बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये एक ईजीएस्ट एग्जांपल है अगर आपको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बीच में मतलब समझना है तो ये तो हो गई यार कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, और मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसके कंसेप्ट्स क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसके कंसेप्ट्स होते क्या हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 4 टाइप के कंसेप्ट्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर 4 टाइप के कंसेप्ट्स होते हैं: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म।
ये चारों कंसेप्ट अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर इसमें से एक भी कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम हमारे कोड में, यानी कि वो चाहे C++ के अंदर लिखा हुआ कोड हो, जावा के अंदर, पाइथन के अंदर, C# के अंदर, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ कोड हो, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा है उसे ईजिली रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसे ईजिली मॉडिफाई करने के लिए और एफिशिएंटली कोड लिखने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स का यूज़ करते हैं। ये आप बोल सकते हो आपके इंटरव्यूअर के सामने कि आप क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट जो है उनको यूज़ करते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, और मे बी इस सेशन के अंदर हम एब्स्ट्रैक्शन ही डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि तीनों को अगर मैं एक साथ डिस्कस करूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसे ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। एब्स्ट्रैक्शन, अब एब्स्ट्रैक्शन एक वर्ड है, तो इस एब्स्ट्रैक्शन से आप क्या समझते हैं? एब्स्ट्रैक्शन पे अगर आप इंटरनेट पर इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो इंटरनेट पर यही लिखा हुआ है कि डेटा हेडिंग करना, और मतलब इस तरह से डेटा हाइड करना कि हम एफिशिएंटली एक प्रोग्राम बना सकें। तो ये बिल्कुल भी इसकी डेफिनेशन नहीं है। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटरनेट पर गलत डेफिनेशन दे रखी है, पर मेरे एस्पेक्ट्स और मेरे जो पर्सपेक्टिव है उससे इसकी डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि इट इज़ अ कंसेप्ट of object oriented programming which is very important to implement object oriented programming। and और आप ये भी लिख सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ यही आपको आपके इंटरव्यू के सामने बोलनी है, क्योंकि ये मोस्टली कोई नहीं बोलेगा। इट इज़ यूज्ड टू impose the guidelines। अब ये गाइडलाइन इम्पोज करना क्या होता है, और इम्पोज द गाइडलाइंस क्या ही होगा, और मतलब मैं क्यों इंटरनेट से अलग जा रहा हूँ, इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। कि सबसे पहले आपने एक लैंड ली है, उस लैंड को आपने लिया है और यहाँ पर आप एक घर बनवाना चाहते हो। आपने एक बिल्डर अपॉइंट किया, उस बिल्डर को अपॉइंट करने के बाद आपने उसे एक मैप दे दिया, फिर एक गाइडलाइन दे दी कि यहाँ पर आपका रूम बनना चाहिए, यहाँ पर टॉयलेट बनना चाहिए, और किस तरह से, यानी कि मतलब कि आपने गाइडलाइन सेट कर दी है कि आपको किस तरह का घर चाहिए, किस तरह से आपको उसकी डिज़ाइन चाहिए, कैसे आपका किस तरह का आपको पेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने गाइडलाइन सेट कर दी है। अब बिल्डर जो है वो आपकी गाइडलाइंस के बाहर नहीं जा सकता, वो आपकी गाइडलाइंस को तो फॉलो करेगा ही। अगर वो चाहे तो उसकी क्रिएटिविटी के हिसाब से वो कुछ और भी ऐड कर सकता है, लेकिन गाइडलाइंस में से वो कुछ माइनस नहीं कर सकता है। यानी कि गाइडलाइंस उसको पूरी की पूरी गाइडलाइंस ही इम्प्लीमेंट करनी होगी, नहीं तो वो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो घर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्शन भी वर्क करती है। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनानी होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जैसे कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी आपने कार, एब्स्ट्रैक्ट है, और इसमें आपने एक गाइडलाइन इम्पोज कर दी कि एक फंक्शन होना ही चाहिए इसके अंदर मैनुअल नाम का एक फंक्शन इसमें होना ही चाहिए। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है पूरी। तो जो भी क्लास इस क्लास को इनहेरिट करेगी या फिर इम्प्लीमेंट करेगी या फिर एक्सटेंड करेगी, तो वो क्लास को वॉइड मैनुअल नाम का फंक्शन लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो वो प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा। इस तरह से कुछ गाइडलाइन इम्पोज की जाती है, और मैं इसका एक कंप्लीट प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि ये मैं आपके सामने प्रूव कर सकूँ कि एक्चुअल में गाइडलाइन इम्पोज करना क्या होता है, और आपको समझा सकूँ कि एक्चुअल में गाइडलाइन इम्पोज कैसे की जाती है, किस तरह से आप आपके इंटरव्यूअर के सामने इसे इम्प्लीमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए मैं एब्स्ट्रैक्शन का आपको अब एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, और कैसे आप एब्स्ट्रैक्शन का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपके इंटरव्यूअर के सामने, ये मैं आपको अब बताने वाला हूँ। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊंगा कार नाम की, तो मैं बना के बताता हूँ आपको। क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार। अब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार के अंदर हम एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिख देंगे, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मैनुअल। यानी कि हमने अब गाइडलाइन इम्पोज कर दी है कि जो भी क्लास इस
कार नाम की एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करेगा या फिर एक्सटेंड करेगा, तो उसे मैनुअल नाम का फंक्शन लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो कार कार नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं होंडा सिटी, जो कि एक कार है, और इसे एक्सटेंड करवाते हैं, ये एक्सटेंड करती है कार को, लेकिन इसने अभी तक उसका फंक्शन मतलब फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं किया है। और बलेनो एक्सटेंड तो करती है लेकिन फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं किया है। और एक टेस्टिंग क्लास पीएसपी, जिसमें हम मेन फंक्शन लिख के इसे टेस्ट करने वाले हैं, स्टैटिक वॉइड मेन। और ये पीएसपी नाम तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ, आप चाहें तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो जैसा कि हमने हमेशा पढ़ा है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है उसका हम एक पॉइंटर बनाकर, अब मे बी आप इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं या पॉइंटर, तो मैं तो इसे हमेशा पॉइंटर ही कहता हूँ। तो हम उसका एक पॉइंटर बनाकर एब्स्ट्रैक्ट क्लास से उसे इनिशिएट नहीं कर सकते, लेकिन वो क्लासेस जो कि उसे इम्प्लीमेंट कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, उनके थ्रू उसे इनिशिएट किया जा सकता है। तो हम इसे होंडा सिटी से इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी ये अभी देखते हैं इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है। जावा सी EG1 डॉट जावा। तो ये देखिए, होंडा सिटी इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डजंट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैनुअल। यानी कि ये बोल रहा है कि होंडा सिटी तब तक कार नहीं बन सकती जब तक कि वो मैनुअल नाम की जो मैनुअल नाम का जो फंक्शन है वो उसकी वो होंडा सिटी के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। यानी कि होंडा सिटी जो कार है, इसने कार को एक्सटेंड तो कर लिया, लेकिन कार ने जो गाइडलाइन इम्पोज करी है कि अगर आपको एक कार बनना है तो आपको मैनुअल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपकी कार के अंदर, लेकिन इन्होंने कार को, इनकी कार के अंदर, होंडा सिटी के कार्स के अंदर मैनुअल तो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो वो कार कहलाएगी ही नहीं। और वैसा ही केस बलेनो के अंदर हो रहा है। बलेनो में ये हो रहा है कि बलेनो में भी हमने जो कार है उसे एक्सटेंड तो कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार को एक्सटेंड तो कर लिया, लेकिन उसके थ्रू जो गाइडलाइन इंपोज की गई है उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। तो इसीलिए बलेनो भी कार नहीं कहलाएगी और होंडा सिटी भी कार नहीं कहलाएगी। तो जैसे ही हम वॉइड मैनुअल नाम का फंक्शन इस होंडा सिटी के अंदर लिखेंगे, या कुछ भी इसके अंदर प्रिंट करवा देते हैं कि मैनुअल ऑफ होंडा सिटी, तो इसके थ्रू होगा क्या कि होंडा सिटी अब एक कार बन चुकी है, क्योंकि उसने जो कार को एक्सटेंड किया है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार को जो उसने एक्सटेंड किया है उसकी सारी गाइडलाइन वो एक्सेप्ट कर चुकी है, और इसी वजह से वो एक कार बन चुकी है अब इसीलिए ये जो होंडा सिटी का जो एरर था वो अब खत्म हो जाएगा। जावा सी EG1 डॉट जावा। ये देखिए, अब यहाँ पर सिर्फ बलेनो इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लास बता रहा है, क्योंकि बलेनो ने कार को एक्सटेंड तो कर लिया, लेकिन उसके थ्रू गाइडलाइन जो दी गई थी उसे इंप्लीमेंट नहीं किया। तो अगर बलेनो के अंदर भी एक फंक्शन लिख दिया जाए मैनुअल नाम का, तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा, सॉरी। मैनुअल ऑफ बलेनो। अब देखिएगा, ये सक्सेसफुली हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो चुका है। तो यार, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल है ये। सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो ये है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बनाते हैं और एब्स्ट्रैक्शन जो है वो हम हमेशा गाइडलाइन इंपोज करने के लिए बनाते हैं। यानी कि हमने यहाँ पर मैनुअल लिख दी थी, और जिस भी क्लास ने इसे एक्सटेंड किया, अगर वो मैनुअल नहीं लिखेगी तो ये प्रोग्राम बिल्कुल रन नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता था कि गाइडलाइन इंपोज करने के लिए ही एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाई जाती है और एब्स्ट्रैक्शन का यूज किया जाता है। अब मैं इसको आपको रन करके बता देता हूँ कि एक्चुअल में सच में भी इसकी मैनुअल्स चल रही है। और सी में अगर हम बलेनो का, अगर बलेनो के थ्रू अगर उसे इंस्टेंशिएट करवाएंगे तो बलेनो की मैनुअल चलेगी। इज इन्वोक्ड। अब देखो,
मैनुअल ऑफ होंडा सिटी इज इन्वोक्ड, मैनुअल ऑफ बलेनो इज इन्वोक्ड। तो यार यही प्रूफ है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी कि एक बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर हम डिराइव क्लास का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं और उसके थ्रू उसके फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं। तो ये एक प्रूफ हो गया, और ये एक प्रूफ हो गया कि एब्स्ट्रैक्शन में गाइडलाइन इंपोज करना ही सबसे बड़ा यूसेज होता है।